सभी साथियों को नमस्कार। आज हम बीते रोज मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने जो कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है, इस बारे में बातचीत करेंगे। जैसे ही यह घोषणा कल सीएम साहब ने की, वैसे ही तमाम सारे हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी साथियों के संदेश आने लगे कि इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा, क्या हम लोग इससे लाभान्वित होंगे, हम लोगों के लिए भी कुछ इसमें होगा, वगैरह 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 वगैरह। अब सब लोगों के सवालों के जवाब दे पाना व्हाट्सएप या दूसरे माध्यमों पर संभव नहीं था, तो हमने कल ही कहा था कि हम इस पूरे मामले पर कल लाइव आकर बातचीत करेंगे। और ये बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है कि आप सब लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप सब लोग इस तरीके की प्रक्रियाओं के बारे में जाने समझे। और उसका फायदा ये होता है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए जो भी प्लेटफॉर्म तैयार होते हैं वहां जाकर अपनी बात करें। ये संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि कल कर्मचारी आयोग की जो घोषणा हुई है, यह काम सरकार गठन के तुरंत बाद कर लेना चाहिए था, क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी सेक्टर में आज स्थिति ये है कि अलग अलग संवर्ग के दर्जनों नामों से कर्मचारी काम करते हैं, जिनके अंदर वेतन विसंगतियों से लेकर वेतन न मिलने, नौकरी से निकाल देने जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं। और इसी संबंध में हमने अभी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था। पत्र ये लिखा था कि हमने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जहां जाकर ये कर्मचारी बेचारे जो भोपाल में भटकते रहते हैं, वल्लभ भवन के आसपास अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, विधायकों के यहाँ अपनी बात कहने के लिए, उनकी बात सुनने वाला कोई संस्था मध्य प्रदेश में इन्हें नहीं बनाया, जबकि होना चाहिए था। पहले कर्मचारी कल्याण आयोग हुआ करता था, जिसके अध्यक्ष रमेश शर्मा थे, वो भंग पड़ी हुई है। वो थे तो लोग जाते थे, उनको अपना आवेदन देते थे, वो अपनी बात सरकार तक अपने पत्र के जरिए पहुंचाते थे, एक माध्यम था। आज स्थिति ये थी कि इन कर्मचारियों की, खास करके छोटे कर्मचारियों की बात सुनने वाला मध्य प्रदेश सरकार के में कोई नहीं था। अब जब कल कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा हुई और मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात कही कि ये सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों के वेतन विसंगति वगैरह वगैरह के बारे में बातचीत करेगा और अपनी सिफारिशें देगा, तब हमारे लोगों के मन में सवाल आया कि ये उन सरकारी कर्मचारियों के लिए ही काम करेगा क्या, हमारे लिए नहीं करेगा क्या? और ये सवाल उठना बहुत जायज था और जरूरी भी था। तो इसमें आप स्पष्ट हो जाइए कि सरकार जब भी कोई इस तरीके का कर्मचारी आयोग का गठन करती है, और कर्मचारी आयोग कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता, ये एक संवैधानिक संस्था होती है। और कर्मचारी आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है और उसके पास सरकारी कार्यालयों में काम करने वाला किसी भी तरीके का कर्मचारी है, चाहे वो अस्थायी है, आउटसोर्स है, ठेके वाला है, दैनिक वेतन भोगी वाला है, जन भागीदारी वाला है, अतिथि है, किसी भी तरीके का अस्थायी कर्मचारी है, वह उस आयोग के पास जाएगा, उसके अध्यक्ष के पास जाएगा और अपनी बात रखेगा। और आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो उनकी बात को गंभीरता के साथ सुने, और सुनने के बाद वो उनकी समस्याओं को, उनकी मांगों को अगर जरूरी समझते हैं तो उसके बारे में वो अपनी सिफारिश देते हैं, अनुशंसा करते हैं। और आयोग द्वारा की गई सिफारिशें और अनुशंसाओं को मानना सरकार के लिए संवैधानिक तौर पर जरूरी होता है। वो उसे आयोग की सिफारिशें मानना ही पड़ेंगी, इसके लिए सरकार बंधी हुई है, इसलिए आयोग का महत्व होता है। इससे पहले और
उससे पहले भी कर्मचारियों के अंदर जब भी उनकी नौकरी में, वेतन में या पेंशन में या दूसरे अन्य चीजों में कोई समस्या आई है तो सिर्फ कर्मचारी आयोग का गठन हुआ है और उसने जो सिफारिश की है उन सिफारिशों के आधार पर सरकारों ने उसके निराकरण के रास्ते निकाले हैं, उनको निराकरण भी किया है। इससे पहले कमलनाथ जी की सरकार जब 2018 में बनी थी तो नवंबर 2019 में कमलनाथ कैबिनेट ने कर्मचारी कल्याण आयोग के गठन की सिफारिश की थी और दिसंबर 2019 में मध्य प्रदेश में कर्मचारी कल्याण आयोग का गठन हो गया था, जिसके अध्यक्ष IAS अजय नाथ थे और वीरेंद्र खोंकल जो कर्मचारी नेता रहे वो उसके सदस्य थे। तो अजय नाथ जी उस कर्मचारी कल्याण आयोग के सदस्य थे और उनका जो दायरा था, उनको जब गठन कर्मचारी कल्याण आयोग का गठन किया गया तो सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी कि आप सरकारी सेक्टर में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं, चाहे वो किसी योजना में काम करते हैं, चाहे वो अस्थायी तौर पर काम करते हैं, चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हैं, चाहे वो ठेके के आउटसोर्सिंग है, किसी भी तरीके के कर्मचारी हैं, आप उन सारे कर्मचारियों के सवालों को सुनकर आप अपनी अनुशंसा सरकार को दें। तो सरकार ने एक दायरा तय किया कर्मचारी कल्याण आयोग का, जिसके तहत अजय नाथ की सरकार ने अलग अलग संगठनों के लोगों को बाकायदा बुलाया, पत्र भेजकर। हमारे साथ भी कई संगठनों के लोग वहां गए, सुनवाई की हुई। अजय नाथ जी से हम लोगों ने भी अलग अलग संवर्ग के लोगों की बात रखी और उन्होंने उनको सुना और अपने जो आयोग की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में इन तमाम सारे लोगों की बातों को उन्होंने शामिल किया। जो लोग जो जन सुनवाई में गए कर्मचारी कल्याण आयोग की में, उसमें दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, स्कूली अतिथि शिक्षक, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, इस तरीके के जो भी सरकार के पैसे से सरकारी क्षेत्र में काम करता है उस सब को कर्मचारी कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष है अजय नाथ जी ने जन सुनवाई में बुलवाया, उनकी बातों को सुना, उनके मांग पत्र लिए और इस तरीके से वो कर्मचारी कल्याण आयोग ने अपनी काम करना शुरू किया। उस कर्मचारी कल्याण आयोग का कार्यकाल 1 साल का था। सरकार ये तय कर देती है कि आपको 1 साल में इस कर्मचारी वर्ग की सुनवाई करके अपनी सिफारिशें देनी है। तो जो कमलनाथ जी की सरकार में जो कर्मचारी कल्याण आयोग बना उसने 4 महीने तक लगातार सुनवाई की और लगभग सुनवाई का काम उन्होंने पूरा कर दिया था। वो अपनी अनुशंसाएं लिखने भी उन्होंने शुरू कर दी थी। तब पहली बार उसी कर्मचारी कल्याण आयोग की जन सुनवाइयों के दौरान अतिथि शिक्षकों को जो 10 महीने नौकरी मिलती थी उसको 12 महीना सेवा काल की बात उस कर्मचारी कल्याण आयोग के जरिए ही निकलकर बाहर आई थी। यानी वो कर्मचारी कल्याण आयोग अतिथि शिक्षकों के बारे में 12 महीने कंटिन्यू नौकरी करना चाहिए, इसकी सिफारिश उन्होंने अपनी अनुष्ठाओं के अंदर लिखी होगी, इसलिए ये बात निकलकर बाहर आई थी, जो काफी चर्चा में रही, मीडिया में भी छपी, सब जगह चर्चा में रही। ठेका प्रथा के बारे में भी, आउटसोर्सिंग के बारे में भी कुछ कर्मचारी कल्याण आयोग ने काफी पॉजिटिव अनुशंसाओं की करने की चर्चाएं थी। जिस तरीके से उन्होंने हम लोगों को सुना था उससे ऐसा ही लगा। जिसमें स्कीम वर्कर हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन, ये सब योजना कर्मचारी हैं, इनको न्यूनतम वेतन कम से कम मिलना चाहिए सरकार का निर्धारित। ये भी अनुशंसा उस कर्मचारी कल्याण आयोग के द्वारा की जाने वाली थी। उनके लोग के साथ उनकी बातचीत के जरिए उनसे जो बातचीत हुई जन सुनवाई की, उससे ऐसा हमको महसूस भी हुआ। अब चूंकि कमलनाथ जी की सरकार बीच में ही गिर गई थी, मार्च 2020 में सरकार गिर गई थी, इसलिए इस कर्मचारी कल्याण आयोग की
कार्यकाल जो 1 साल का था वो कार्यकाल पूरा भी नहीं हो पाया और इनने वो अधूरा का अधूरा रह गया। और इसीलिए हमने सरकार को लिखा था, पहले भी हमने सरकार को लिखा, अभी हाल में भी लिखा था। एक तो कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए, और नहीं किया था तो पूर्व में कर्मचारी आयोग का गठन हुआ था, उसके द्वारा जो सुनवाई की गई थी, उसने जो अनुशंसाएं सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों को भी सार्वजनिक किया जाए और उनको लागू किया जाए। सार्वजनिक किया जाएगा तो उसमें बहस होगी, उसके बाद में उसको लागू किया जाए। ये हम पहले भी ये मुद्दा उठाते रहे हैं। आजकल मोहन यादव जी ने इसमें वो कर्मचारी आयोग के गठन में की घोषणा की है, तो इससे ये उम्मीद बंधी है हमको कि अब हमें अपनी बात कहने का एक विधिवत जो प्लेटफॉर्म होता है वो मिल गया है। विधिवत प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि जब हम कर्मचारी कल्याण आयोग के पास जाएंगे अपनी बात करने के लिए, तो हम उनकी अपनी बात करेंगे और वो हमारी बात को सुनेंगे, और वो कि ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास जो लोग आए हैं, अगर उनको ये लगता है कि इनकी जो सवाल है वो सवाल जायज है, और जायज निश्चित रूप से है, सबको लगता है कि सवाल हम लोग जो उठा रहे हैं वो जायज है, तो उनको फिर हमारे इन सवालों के समाधान के लिए उन्हें अनुशंसाएं करनी पड़ती हैं। इसलिए कर्मचारी आयोग के गठन से हम सब लोगों को अपनी बात कहने का एक संवैधानिक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और हम आप सब लोगों से भी कहेंगे कि हमें इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने सवालों को सरकार तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये माध्यम है। आप सरकारी कर्मचारी दर्जा पाने का सपना देख रहे हैं, सपना पाले हुए हैं, और इसी के लिए अपन संघर्ष कर रहे हैं। और सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए जो संवैधानिक रास्ते हैं उनको पर चलना पड़ेगा, और ये एक अपन को रास्ता मिला है। इसलिए हम इस कर्मचारी आयोग के गठन का स्वागत भी करते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये जो अभी जिसका सब घोषणा हुई है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट में ये मुद्दा जाएगा, वहां से ये मंजूरी मिलेगी इसको, फिर सरकार जो है इसका अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, उसका निर्वाचन करेगी, नियुक्त करेगी, और इस आयोग को क्या क्या काम करने हैं ये भी सरकार तय करके देगी। तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए, हम लोगों का ये कोशिश होना चाहिए, और सरकार की भी ये कोशिश होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सरकार इस घोषणा को अमल करे, कर्मचारी आयोग के गठन की कैबिनेट से मंजूरी ले और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा करे, और उनसे इस आयोग से कहे कि 6 महीने में अपनी अनुशंसाएं सरकार को दे। क्योंकि सरकार ने कल घोषणा की है, और हमको जैसी आशंका है, जैसी चर्चाएं आ रही हैं, लोगों ने तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त करना भी शुरू कर दी है कि सरकार कैसे भी कर्मचारियों के सवालों को 2028 के विधानसभा चुनाव तक खींचना चाहती है। और इसीलिए ये जो कर्मचारी आयोग के गठन की कल घोषणा हुई है, यदि ये आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हो गई होती तो अभी तक ये कर्मचारी आयोग अपना काम पूरा कर चुका होता, सरकार को अपनी अनुशंसाएं दे चुका होता। लेकिन आज जब घोषणा हुई है, अगले कैबिनेट में कब वो मंजूरी मिलती है, उसके बाद सरकार इसके कार्यकाल कितने दिनों का तय करती है, 1 साल का या 6 महीने का या 1.5 साल का, उस पर निर्भर करेगा। और हमें लग रहा है कि सरकार 1 साल का कार्यकाल इनको देगी, और 1 साल का कार्यकाल देने का मतलब यह है कि 26 निकल जाएगा, 27 से में उनके पास में सिफारिशें आ जाएंगी, और उसके बाद भी हम लोगों को सक्रिय रहना पड़ेगा कि सरकार इस कर्मचारी आयोग की जो सिफारिशें हैं, हमारे हित में जो सिफारिशें आई होंगी वो हमको पता चलेंगी, आप सबको भी पता चलेंगी, उनको लागू करे। हमारे आंदोलन के लिए एक और जो है स्टेप से हमको लड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से कर्मचारी आयोग का गठन हमें अपनी सवाल सरकार तक पहुंचाने के लिए, हमें अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम मिल गया है। ये अच्छी बात है, क्योंकि कर्मचारी आयोग संवैधानिक संस्था है, इसलिए सरकार भी बाध्य है आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए।
अब हम लोग इंतजार करेंगे कि सरकार कब तक इसका गठन करती है, इसका अध्यक्ष कौन होता है। बहुत सारी चीजें इसके अध्यक्ष और सदस्यों के ऊपर निर्भर करती है। यदि अध्यक्ष छोटे कर्मचारियों के हितों को के बारे में सोचने समझने वाला है तो निश्चित रूप से हमारे उन लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी जो चौथे या तीसरे दर्जे की नौकरी करते हैं, उनके नौकरी में कुछ स्थायित्व की सिफारिशें ये आयोग कर सकता है और हमारे भी जो सरकारी कर्मचारी का बनने का जो सपना हम लोगों का है, आप लोगों का, वो पूरा हो सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत गंभीर फैसला है सरकार का। हालांकि इस गंभीर फैसले की घोषणा सरकार को जितनी गंभीरता से करनी चाहिए थी उतनी गंभीरता से उन्होंने नहीं की है। नियम ये कहता है, तरीका ये होता है कि सरकार पहले कैबिनेट में चुनाव आयोग के कर्मचारी आयोग के गठन का प्रस्ताव लेके आती, कैबिनेट से मंजूरी लेकर फिर इसकी विधिवत घोषणा करती और उसी घोषणा के तहत उसे अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी करना चाहिए थी, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था। लेकिन कल उन्होंने कर्मचारियों के एक दीपावली मिलन समारोह में ये घोषणा की है। चलो, घोषणा तो घोषणा है, कर दी है, हम इसका स्वागत भी करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस आयोग की गठन की प्रक्रिया को पूरा करें, गजट नोटिफिकेशन जारी करें, कैबिनेट से मंजूरी दें और इस अध्यक्ष की जल्दी से जल्दी नियुक्ति करें। तो ये एक हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि कोई माध्यम मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था जिस माध्यम के जरिए हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं और सरकार उस बात को गंभीरता से ले। ये तो एक आयोग की बात हो गई है। और आयोग जो कमलनाथ की सरकार ने जो आयोग बनाया था, वो आयोग में अजय नाथ उसके अध्यक्ष थे, बहुत गंभीर और कर्मचारी हित में काम करने वाले आईएएस की छवि उनकी मध्य प्रदेश में थी। रिटायर्ड आईएएस हैं वो। उन्होंने काफी बेहतर जो है अनुशंसाओं के उम्मीदें पैदा की थी लोगों के अंदर। उन्होंने ही ये पहली बार ऐसा चर्चा में आया था मीडिया के जरिए भी कि उन्होंने जितने भी स्कीम वर्कर हैं जो बहुत कम पैसे में काम करते थे, उन सबको उन्होंने न्यूनतम वेतन जो सरकार का तय है, मतलब कोई अपने सरकार का जो तय न्यूनतम वेतन है वो सबको मिलना चाहिए। इस तरीके की चर्चाएं उस आयोग के गठन के बाद हुई सुनवाइयों के जरिए और आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से बातचीत के बाद मीडिया के जरिए सामने आई थी। तो इससे एक उम्मीद पैदा हुई थी कि जो कर्मचारियों के साथ जो अन्याय होता चला आ रहा है, इस आयोग की अनुशंसाओं के बाद वो अन्याय खत्म होगा। लेकिन आयोग अपना कार्यकाल पूरा कर पाता है, इससे पहले कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, तो वो आयोग जहां तक पहुंचा वहीं पर रुका पड़ा हुआ है। अब जो मोहन यादव जी की सरकार जो नया आयोग का गठन करने जा रही है, उस आयोग के जो अध्यक्ष बनेंगे, हम उनसे भी ये आग्रह करेंगे कि वो पिछले आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भी संवैधानिक थे, तो उन्होंने जितनी जन सुनवाइयां की थी और उन्होंने जितना काम कर लिया था उसको पहले टेक ओवर करें, अपने हाथ में लें और उसे ही वो आगे बढ़ाने का काम करें। ये मोहन यादव जी के द्वारा घोषित कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष को ये काम करना चाहिए और यहीं से इस आयोग को अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये आयोग हमारे जो लाखों लाख जो अस्थायी आउटसोर्स ठेका, दैनिक, जन भागीदारी के या और इस तरीके के जो कर्मचारी है जो अलग अलग संवर्ग के नाम से कर रहे हैं काम और सब सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं में काम कर रहे हैं, सरकार का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। मैं सबके नाम नहीं लूंगा क्योंकि जब नाम लेना शुरू करूंगा तो फिर कोई कहेगा हमारा छूट गया, इसका छूट गया, उसका छूट गया। लेकिन जितने भी सरकारी योजनाओं में काम कर रहे हैं और जो ज्यादातर वो लोग हैं जो चौथे दर्जे का, तीसरे दर्जे की पदों पर काम कर रहे हैं, तो इन लोगों के साथ यदि वास्तविक न्याय अगर कहीं का रास्ता कहीं से निकल सकता है तो ये कर्मचारी आयोग के रास्ते से ही निकल सकता है, ऐसा मेरे विश्वास है, भरोसा है और ऐसी मेरी उम्मीद है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे जितने संगठन हैं, हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, हमें कर्मचारी आयोग के गठन के बाद
एक बार अपने आप को सक्रिय करके अपने सवालों को कर्मचारी आयोग का जो अध्यक्ष बनेगा उस तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ 20 अन्याय, बहुत लंबा अन्याय हो चुका है। 20 साल का समय कम नहीं होता, कोई 15 साल, 10 साल, 20 साल, इतने लंबे समय से आपके साथ अन्याय होता आ रहा है। और वेतन कितना मिल रहा है? चौथे दर्जे के कर्मचारी को 3000, 4000, 5000, 6000, कोई वेतन है क्या? जब सरकार का न्यूनतम वेतन आज की तारीख में 12,000, 12,500 है अकुशल का, तो ये तो सबको मिलना चाहिए। और ये आयोग सरकार को, सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन दिलाने का सबको अनुशंसा करेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और ये उम्मीद इसलिए है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है। तो साथियों, हम सब लोग एक के लिए, क्योंकि कई लोगों की ये आशंका थी कि ये बड़े कर्मचारियों का कार्यक्रम था जहां उन्होंने घोषणा की है। ये बात सही है कि बड़े कर्मचारियों का कार्यक्रम था। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े कर्मचारियों के, अधिकारियों के या नियमित कर्मचारियों के कार्यक्रमों में जाते हैं और छोटे कर्मचारियों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आयोग किसी एक वर्ग के लोगों के लिए नहीं बनाया जाता है कि साहब वो IAS IPS के लिए बन गया आयोग, बाकी के लिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सरकार भी एक संवैधानिक संस्था है, उसे संविधान के दायरे में ही काम करना होता है और उसी के तहत ये कर्मचारी आयोग की घोषणा उन्होंने की है। इसलिए कर्मचारी आयोग को उन सभी लोगों की बात सुननी पड़ेगी। जो कलेक्टर है उसकी भी सुननी पड़ेगी, कलेक्टर तो क्यों जाएगा, लेकिन सुननी पड़ेगी। और उस कलेक्टर के कार्यालय में सफाई करने वाला जो चपरासी है, सफाई कर्मचारी है, उसकी भी सुननी पड़ेगी। क्योंकि कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष किसी एक का नहीं होगा, वो सबका होगा। झाड़ू लगाने वाले का, कंप्यूटर चलाने वाले का, लिखने वाले का, अधिकारी आर्डर देने वाले का, गाड़ियां चलाने वाले का, सबका होगा वो। और इसलिए आप सब लोगों को कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के पास जाना होगा, अपने संगठन के जरिए, अपने संगठन के मुखिया के जरिए, और अपनी बात करनी होगी। निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। और यही हमारे देश के लोकतंत्र की एक खूबी है, खासियत है कि हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान हमको हमारी बात कहने के तमाम सारे रास्ते बनाकर गया है। उनमें से एक रास्ता ये भी निकल के आया है कर्मचारी कल्याण आयोग के रूप में। हमें इस पर चलना है। आप लोग तैयार रहें। जब इसकी विधिवत सरकार घोषणा कर देगी, गठन कर देगी, उसके बाद इस मुद्दे पर अपन आगे चर्चा करेंगे और किस तरीके से हमें अपनी बात कर्मचारी आयोग तक पहुंचानी है वो भी अपनी योजना बनाएंगे। तो साथियों, ये एक अच्छी बात सामने आई है और आप इससे बेफिक्र रहें कि ये उनकी सुनेगा, इनकी नहीं सुनेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि कर्मचारी आयोग बीजेपी की सरकार ने बनाया तो बीजेपी के लोगों की सुनेगा, नहीं, उसको सबकी सुननी है। वह भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हुए लोगों की भी सुनेगा, वो हम जैसे तमाम सारे लोग जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनकी भी सुनेगा, जो दूसरे ट्रेड यूनियन के लोग हैं, संगठनों के लोग हैं, उनकी भी सुनेगा। ये किसी खास लोगों की सुनने के लिए कर्मचारी आयोग का गठन न पहले कभी हुआ है, न ये कर्मचारी आयोग का गठन कुछ लोगों की सुनने के लिए हो रहा है, ये सबकी सुनने के लिए हो रहा है। और इसलिए हम लोग सब लोग एक साथ एकजुट होकर रहे, अपने सवालों को मिलजुल कर उठाते रहे। जो मध्य प्रदेश में कामगार क्रांति आंदोलन चल रहा है उसको ताकतवर बनाए। उसी की ताकत का परिणाम है कि ये तमाम सारे जो रास्ते बने हुए हैं वो रास्तों पर सरकार खोलने के लिए मजबूर हो रही है। अब एकदम तो वासुदेव शर्मा को तो कोई श्रेय देने वाला नहीं है। सरकार के समर्थक कुछ हैं, लोग हैं, तो वो तो गालियां भी देंगे, आलोचना भी करेंगे। लेकिन ये सच है कि हम लोगों ने जब से बोलना शुरू किया है तब से सरकार को तक ये संदेश तो पहुंचा है कि वो अन्याय कर रही है, और वो अन्याय कर रही है इस पर पर्दा डालने के लिए वो समय समय पर कुछ न कुछ कदम उठाती भी रही है। आप जितने भी श्रम विभाग से आदेश निकले हैं, न्यूनतम वेतन रिवाइज से लेकर तमाम सारे छोटे मोटे समाधान देने वाले कर्मचारियों को, सब आंदोलन हमारे, सब आदेश हमारे आंदोलनों के बाद ही निकलना शुरू हुए हैं।
हाल ही में जो न्यूनतम जो बोनस वाला मुद्दा जो मध्य प्रदेश में चल रहा है, इसके लिए हमारे ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, बोनस मिलना भी शुरू हो रहा है। तो ये हम सब लोगों के जो संयुक्त रूप से जो क्रांति आंदोलन विकसित किया गया है, उसका ही डर है सरकार के अंदर, और उसी डर के तहत कर्मचारियों के अंदर एक संदेश देने के लिए कि भाई सरकार आपके बारे में सोच रही है, आपके बारे में कुछ करेगी, आपके लिए अच्छा करेगी, ये संदेश देने के लिए कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की गई है। तो साथियों, आप सब लोग किसी तरीके से इस आंदोलन का हिस्सा बने रहें। जब जहां जैसे मौका मिले आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें। इसी के साथ मेरा आप सब लोगों से नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग ये जो लाखों लाख अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को बेहतर बनाने का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान का हिस्सा बनेंगे, उसको ताकत देंगे। इस चर्चा को आप हमारे उन लाखों लाख लोगों तक पहुंचाएं जो इस कर्मचारी आयोग की गठन की घोषणा के बाद कुछ जानने के लिए उत्सुक हैं। उनके अंदर तमाम सारे सवाल हैं, उन सवालों के का समाधान हो सके और वो इस बात के लिए आशान्वित हो सके कि हमारा भविष्य भी बेहतर बन सकता है, बशर्ते हम लोग संगठित रहें। साथियों, नमस्कार।